Good evening, everyone. Today we'll be discussing the paper which was held in January 26 relating to indirect tax laws. तो जो पेपर था स्टूडेंट्स को काफ़ी हार्ड लगा. बेसिकली द लेवल ऑफ पेपर, जिस तरह के पेपर्स पहले डिज़ाइन किए गए थे, एक ही अप्रोच से डिज़ाइन हुए थे. इस बार वाला जो पेपर है वो इतना हार्ड नहीं है. द फंडामेंटल्स इज कि जिन लोगों ने जो लेटेस्ट सर्कुलर्स और डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशंस पढ़े हैं उन लोगों को ये पेपर हार्ड नहीं लगा होगा. इंस्टीट्यूट ने जो सप्लीमेंट्स इन्होंने जारी किए और जो लेटेस्ट सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस हैं उस पे बेसिस पे पेपर बनाया गया था. और क्वेश्चंस अपने आप में ही टिपिकल हो जाते हैं जब अपन उन इस तरह क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं करते. तो कईयों को बहुत हार्ड लगा और कईयों को अबव जो एवरेज लेवल है वो लगा. तो बेसिकली विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन. और फंडामेंटली एवरीथिंग वाज कवर्ड इन आवर बुक. जो सर्कुलर्स थे डिपार्टमेंट के लेटेस्ट वो सारे कवर्ड थे और उन्हीं के बेसिस पे ही ये पेपर एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए गए थे. तो पहला क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है दैट इज व्हाट. मैनर कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन विशाखापट्टनम. कहाँ पे रजिस्टर्ड है? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है. पहली बात ये इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो यहाँ पे है. ठीक है. दे आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स and provide various types of services related to advertisement sector, research and development services in pharmaceutical sector, software development and data hosting service provider. तो जितने भी ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज है इसके रिलेशन में डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशंस जारी किए थे, सर्कुलर जारी किए थे रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. जो आपने प्लेस ऑफ सप्लाई वाले जो चैप्टर है उसको खोलोगे तो वहाँ सारे ये सर्कुलर्स मिलेंगे. तो इशू बट नेचुरल जब आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन की बात आएगी ही आएगी. अब द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून. जून के महीने के ट्रांजैक्शंस की ये बात कर रहे हैं. अब है पहली बात, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग राइट टू यूज space. Now they are what? Providing right to use space on hoardings for advertisement at premium locations in Vijayawada, Andhra Pradesh. They are providing right to use space on hoardings for advertisement at premium locations at in Vijayawada, Andhra Pradesh to Lakshmi Enterprises. Lakshmi Enterprises registered in Coimbatore, Tamil Nadu. तो पहली बात देखिए इन्होंने क्या दिए हैं, राइट टू यूज स्पेस ऑन होर्डिंग्स दिया है. तो बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड व्हाट, राइट टू यूज स्पेस ऑन होर्डिंग्स फॉर एडवर्टीजमेंट. और जैसे मैंने बताया आपको बुक में ये सर्कुलर ऑलरेडी जारी हुआ था, हाउ यू विल बी डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई. इसमें जो अपन प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे तो दो इश्यूज इसमें इन्वॉल्व थे. तो जहाँ अपन होर्डिंग्स दे आर इरेक्टेड ऑन से लैंड और बेसिकली वो क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी की नेचर की हो जाती है और अपन ने यहाँ सप्लाई की है सर्विसेज बाय वे ऑफ सेल ऑफ स्पेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी और ग्रांट्स ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो 12(3)(a) से द प्रोविजंस विल बी गवर्न. तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी. तो बेसिकली लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी वे दी होर्डिंग्स आर लोकेटेड. ठीक है. इसके रिलेशन में दे हैव प्रोवाइडेड फर्दर इंस्ट्रक्शन दिस डिटेल्स ऑल्सो कि ओनरशिप ऑफ होर्डिंग्स मेंशन इन पॉइंट नंबर 1 इज ऑफ द मैरिन कंपनी. तो दे आर प्रोवाइडिंग इमोवल प्रॉपर्टी दैट इज होर्डिंग्स, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी.
तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन सेम स्टेट या सेम स्टेट में है, दैट इज सप्लायर इज इन दिस विजयवाड़ा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड रिसीव दिस प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ हो गई है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर हो गई है, तो सेम स्टेट के अंदर है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, देयरफॉर इट विल बी रिगार्डेड एज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या है ये, इंट्रा हो गई, और इस पे क्या लग जाएगा आपके CGST प्लस SGST लेवेबल होगा। जहाँ तक रेट की बात है वो देख लो आप, रेट ऑफ GST इन्होंने 9% CGST है, 9% SGST है और 18% IGST है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई दे रखी है 1250। तो कई बच्चे प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर छोड़ गए, उनके लिए तो ये डिफ़िकल्टी हो गई, उन लोगों के लिए डिफ़िकल्टी हो गई है। अदरवाइज अगर आपने सर्कुलर पढ़े हुए हैं तो यहाँ CGST आ जाएगा 1,12,500 और SGST आ जाएगा 1,12,500। CGST SGST 1,12,500। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स टू ब्रॉडवे एक्सपोर्ट्स, अब मर्चेंट एक्सपोर्टर इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो जहाँ मर्चेंट एक्सपोर्ट्स की बात है ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। मर्चेंट एक्सपोर्ट्स के रिलेशन में अपने एक अलग से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स एंड मैनर कंपनी हैज अवेल्ड द बेनिफिट and also complied with the conditions of the notification number 40/2017 CT rate with reference to point number 2। तो यहाँ CGST की रेट लग जाएगी 0.05% CGST एंड 0.05% SGST की रेट लेवेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलग से नोटिफिकेशन दे रखा है, एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। तो 15 लाख रुपए का 0.05% CGST, IGST मत लगाना, CGST SGST लगेगा, क्योंकि यह भी लिखना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली इज लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम व्हेन द मूवमेंट टर्मिनेट्स। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, लोकेशन ऑफ गुड्स व्हेन मूवमेंट टर्मिनेट्स। यहाँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश होगी। तो फंडामेंटली ये 750 रुपये आ जाएगा CGST और 750 रुपये SGST। हार्ड क्यों लगा, अगर हमने पढ़े ही नहीं है चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले चैप्टर, तो अपने आप हार्ड लगेगा। देन प्रोवाइडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स टू LGM फार्मास्यूटिकल्स USA। तो इसके रिलेशन में भी पहले सर्कुलर जारी किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, जहाँ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाती है। इसका सर्कुलर देख लो, ये अपन ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिलेशन में सर्कुलर था, इसी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा आपको, फार्मा वाला भी, सब साथ साथ ही चल रहे थे। सेक्शन 13 से रिलेटेड था। ये फार्मा का सेक्टर का ये वाला पोर्ट्स के ऊपर, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर का सर्कुलर था। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज आर रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, they are supplied by a person located in taxable territory to a person located in non-taxable territory. The place of supply is shall be the location of recipient of service। तो यहाँ पे place of supply क्या हो जाएगी, place of supply हो जाएगी location of recipient of service। तो basically ये place of supply यहाँ हो जाएगी location of recipient of service USA हो जाएगी, USA इसकी basically place of supply हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सर्कुलर के अंदर दे रखी, उसको इन्होंने यहाँ लिख रखा है। बेसिकली ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस यहाँ हो जाएगी। फिर इन्होंने आगे क्या दे रखा है देखो,
यहाँ पे कि सारी जो कंडीशंस है एक्सपोर्ट की फुलफिल हो गई है, सेक्शन 26 की और 13(2) की। तो बेसिकली यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो गई, ये यूएसए हो गई, यानी यूएसए हो गई। एक्सपोर्ट की कंडीशन सारी फुलफिल हो गई है, ये भी इन्होंने बोला। तो फंडामेंटली यहाँ जीरो रेटेड सप्लाई की एम्बिट में आ जाएगा। एलयूटी और बॉन्ड एग्जीक्यूट हो गया है फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड सप्लाई, सो टैक्स ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएगा, इस केस में नील हो जाएगा। तो यहाँ जो टैक्स की लायबिलिटी हो जाएगी वो नील हो जाएगी, ये एक्सपोर्ट की एम्बिट में आ रहा है। जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूएसए, दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, ऑल एलयूटी एंड बॉन्ड्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड, तो टैक्स की लायबिलिटी इस केस के अंदर क्या आ जाएगी, नील होगी, ये नील हो जाएगी। आईजीएसटी जो लगता है, आईजीएसटी कॉलम में आपको नील मेंशन करना पड़ेगा। देन प्रोवाइडेड सर्विसेज एज डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर टू मल्हार इंटरनेशनल जर्मनी, अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो ये डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर का भी एक अभी लेटेस्ट ये सर्कुलर जारी किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये चल रहा है, इसी का डेटा होस्टिंग का ही चल रहा है। क्लैरिफिकेशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो फंडामेंटली इन्होंने यहाँ बोला ये कि द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स बाय डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया to overseas cloud computing service providers, they do not fit into 13(3) to 13(13). therefore जो place of supply होगी वो 13(2) के अनुसार डिवाइड होगी। बेसिकली हेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। ये इन्होंने बताया कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इस केस के अंदर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़। और ये भी जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगी, सेम वुड ऑल्सो भी जीरो रेटेड सप्लाई। तो यहाँ ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो गई, ये भी जीरो रेटेड सप्लाई हो गई, एक्सपोर्ट की श्रेणी में आ गई, बॉन्ड आपने भरा हुआ ही, तो नो टैक्स, इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आईजीएसटी यहाँ भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू मार्शल एंड कंपनी लोकेटेड इन न्यूजीलैंड, मैनर लिमिटेड इज अ सिस्टर कंसर्न ऑफ मार्शल एंड कंपनी। तो आप अपनी सिस्टर कंसर्न को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉज आउटसाइड इंडिया, इसके लिए भी सर्कुलर जारी किया गया है। आपकी सब्सिडरी वो एक्सपोर्ट की एम्बिट में आ जाएगा, ये भी जीरो रेटेड सप्लाई है। एलयूटी और बॉन्ड यहाँ भी एग्जीक्यूट हुआ हुआ है क्योंकि, और ये यहाँ भी नील हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने आगे ये दे रखा है ये पॉइंट, ये तो डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर वाला था, तो वो सर्कुलर में था ही था। मार्शल एंड कंपनी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर एनी लॉज प्रिवेलिंग इन न्यूजीलैंड एंड मैनर लिमिटेड हैज रेज्ड हियर, ये तो अलग से सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये जीरो रेट सप्लाई की एम्बिट में आ रहा है। Then next is export of services to Libra Software Company of Australia. Due to urgent requirement of supply of software, Manor Company Limited took help of Clear Software Company of New Zealand, which is not related to Manor Company Limited. For a consideration, paid 25% of total amount of contract, 2560. 25% उसको दे दिया। मतलब यहाँ अपन ने क्या किया, ये पूरे के पूरे 25,60,000, तो ये तो सेम विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। पर पूरा का पूरा काम हम नहीं कर पाए, तो उसके लिए रिलेशन में भी एक सर्कुलर है कि अगर आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, पूरी की पूरी सर्विस आपकी एक्सपोर्ट की एम्बिट में आ जाएगी, भले ही से आप पेमेंट नहीं भी ले रहे हो, मतलब टू द एक्सटेंट आपने
25,60,000 का 25% का सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये बेसिकली आपके लिए क्या हो जाएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के एम्बिट में आएगी। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के एम्बिट में आएगी, इस पे आईजीएसटी लगेगा। ये जो आपने सर्विसेज दूसरी कंपनी से लेके कॉन्ट्रैक्ट किया है जो, और ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आईजीएसटी लगेगा इस पे, जिसको कि आपको कैश में पे करना होगा। इसके लिए आप आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये 25,60,000 रुपये जो है 25,60 का 25% का 18%, यानी 1,15,200, 25,60 का 1,15,200 आ रहा होगा। देख लेना, इसको वेरीफाई कर लेना एक बार कैलकुलेशन। ये एक तरह से आपके क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई के एम्बिट में, मतलब आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है, ये आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है, और आपको कैश में देना पड़ेगा आईजीएसटी, जिसका आपको बाद में यू कैन अवेल आईटीसी। ये तो हो गई एक्सपोर्ट, 25,60 की तो हो जाएगी आपकी एक्सपोर्ट। अभी जीएसटी लायबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ तक, फॉरवर्ड चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, तो 1,12,500 और 750, ये 113, 250, 113, 250, आईजीएसटी कुछ है नहीं, और आरसीएम के तहत जो लाइबिलिटी आ रही है वो अपनी ये आई रही है। और देखते हैं आगे। देन इनवर्ट सप्लाईज पेड फॉर हायरिंग ऑफ यार्ड फॉर 25 days फ्रॉम बीजे कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब इनवर्ट सप्लाईज में इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम बात करते हैं, तो अब यार्ड कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ वेसल, और इसका क्रेडिट क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा। जो भी टैक्स आपने इस पे पे किया होगा, यार्ड का क्रेडिट क्या है, इस सरकमस्टांस में ब्लॉक्ड की एम्बिट में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, पेड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स बिफोर रीयूज, इट इज़ एन इंट्रास्टेट सप्लाई। तो अब यहाँ 9% सीजीएसटी लग रहा होगा, 9% एसजीएसटी लग रहा है। अब जहाँ तक बात आती है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन, तो पार्ट ऑफ प्लांट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफिनेशन है उसमें चला गया, और एलिजिबल फॉर आईटीसी, इट इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस पे आईटीसी आपको मिल जाएगा। कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, 2,25,000 का 9%, 20,250 तो सीजीएसटी का मिल जाएगा, और एसजीएसटी का मिल जाएगा 20,250। ठीक है। अब ये कह रहा है आगे, बाकी ये सब चीज़ हम पढ़ ही चुके। अब ये कह रहा है कि मिनिमम जीएसटी पेएबल इन, नेट मिनिमम जीएसटी पेएबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जून। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जो आईजीएसटी क्रेडिट है उसको आपको पूरा यूज़ करना पड़ेगा। तो आईजीएसटी क्रेडिट आरसीएम में जो आ रहा है, आरसीएम में आईजीएसटी क्रेडिट आ रहा है आपके पास, वो कितना आ रहा है, आईजीएसटी क्रेडिट कैलकुलेट किया था हमने, 1,15,200, 1,15,200 था।
इसको आप पूरा यूज़ करोगे, 1/15/200 को आप पूरा यूटिलाइज करोगे और उसके बाद ही CGST और SGST के क्रेडिट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अपन ने 57,600 CGST में काम में ले लिया, 57,600 SGST के काम में ले लिया, 1/15/200 का ये यूटिलाइजेशन हो गया। और बाकी CGST क्रेडिट अपने पास कितना पड़ा हुआ है और SGST क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है वो यूज़ कर लो। तो 113,250 माइनस 57,600 ये आ गया। और बाकी CGST और SGST क्रेडिट पड़ा हुआ था आपके पास 20,250, 20,250 35,400 ये आ गया, 35,400 ये आ जाएगा। ये कैश में आपको डिपॉजिट कराने की बात आ रही। और एक आप IGST का रिवर्स चार्ज वाला कैश में जमा कराओगे। तो कैश में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी डिस्चार्ज हो गई है ये, और 1,15,200 RCM वाली हमेशा कैश में जाएगी। तो बेसिकली जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको देखने पे डिफिकल्ट है, परंतु जिन्होंने सर्कुलर्स पढ़े हुए हैं, एक्सपोर्ट की पूरी नॉलेज है, जिन्होंने चैप्टर को सही से पढ़ा हुआ है, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के प्रोविजंस पढ़े हुए हैं, तो इतनी कोई डिफिकल्टी इसमें आती नहीं। पर वो एक्सपोर्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई और वो चैप्टर आपको अच्छी से इसमें करनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आता है हमारे पास 2A अपन डिस्कस कर रहे हैं। 2A क्या कह रहा है, देखिए, रिंकू प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड GST इन फरीदाबाद हरियाणा। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? फरीदाबाद हरियाणा में। इट हैज यूनिट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटैटो चिप्स एंड ऑल्सो इंडल्ज इन सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये पोटैटो चिप्स बना रही है और क्या है, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में एंगेज है। इट रिपोर्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। जून 25 के इन्होंने ट्रांजेक्शन्स बताए। और यहाँ ये आ रहा है और ये पूछ रहा है, कैलकुलेट द नेट टैक्स पेएबल बाय रिंकू प्राइवेट लिमिटेड फॉर मंथ ऑफ जून। रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। नेट टैक्स पेएबल की बात कर रहे हैं जो आपको देखना है। ऑन जून 5 जून इट हैज परचेज पटेटोज फॉर 18 lakhs फ्रॉम फार्मर्स। 18 लाख रुपए के पटेटो खरीदे, तो इस पर तो GST लगेगा ही नहीं, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ये तो वैसे ही एग्जाम्प्ट रहेगा, तो इस पर तो कोई GST लगेगा नहीं। एंड ऑल्सो हायर्ड तरुण सर्विसेज रजिस्टर्ड अंडर GST इन पंजाब। पंजाब में रजिस्टर्ड है फॉर ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ पटेटो, सो परचेज एट फैक्ट्री ऑफ तरुण सर्विसेज। तरुण सर्विसेज की फैक्ट्री में ही ये सर्विसेज अवेल की है फॉर इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2 lakhs इन द सेम। तो अब तरुण सर्विसेज ने बेसिकली क्या है, ये सर्विसेज दी है इसको, रिंकू को, और ये दीज एक्टिविटीज आर नॉट कैरिड आउट एट एग्रीकल्चरल फार्म, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी, ये टैक्सेबल हो जाएगी। और इस पे इसको इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी व्हाट, एडमिसिबल। ठीक है। अब यहाँ पे these services have been taxable. Services which are received from Tarun, the same are taxable because they are not carried out at agricultural farm. वो एग्रीकल्चर फार्म पे कैरी आउट नहीं की जा रही है। और इसका बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, द इनपुट टैक्स क्रेडिट वुड बी एडमिसिबल टू अस। 2 लाख रुपए है और ये कह रहा है इन्होंने सर्विस अवेल करी किसकी, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ पोटैटोज, सो परचेज्ड एट द फैक्ट्री ऑफ तरुण सर्विसेज। वहाँ पे एक्टिविटी क्या हुई है, कैरी आउट की गई है। अब यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर तो है इन हरियाणा, पंजाब, एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है हरियाणा में। तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, जिस पे GST लग जाएगा एट रेट ऑफ 18%।
तो 36,000 रुपये का आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेल्ड बाय अस। फिर देखिए ऑन 10/6/2025 it was allotted an industrial plot of land in Faridabad, Haryana on 99 years lease by JBL Industrial Developers Private Limited। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो ये कोई एग्जाम नहीं हो गई, बिकॉज नॉट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेटरी अथॉरिटीज। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लॉन्ग टर्म लीज दी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपफ्रंट अमाउंट भी पे किया अपन ने 30 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए आपने लैंड रेंटल भी पे किया है। तो पूरे के पूरे 32 लाख रुपए पे जीएसटी वुड बी लेविएबल। और ये फरीदाबाद में है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या बन जाती है, बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। और यहाँ पे 9% CGST लग जाएगा, 9% SGST लग जाएगा। जिसका आपको यू विल बी एंटाइटल्ड टू टेक व्हाट, दी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 32 लाख का 9%, 288 ये हो गया और 288 ये हो गया। यू विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल दी ITC। अब देखिए आगे, ऑन 15/6/2025 it gave on hire a non-air conditioned bus having seating capacity of more than 12 passengers to Health Department of Haryana government for transporting its employees for total consideration of 50,000। अब ये बेसिकली इट्स नॉट, अगर अपन लॉन्ग ये देते हैं क्या बस, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अगर अपन ने बस दी है तो फिर बट नेचुरल वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। पर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नहीं है, तो इस पे क्या है, जीएसटी लग जाएगा। एज पर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूल कॉस्ट इज ऑल्सो टू बी बोर्न बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। फ्यूल कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट बियर कर रहा है। तो रेट ऑफ टैक्स वुड बी 6%, 6%, 6%, 6% टैक्स लगेगा। और ये सेम वुड बी टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। बिकॉज सप्लायर यहाँ पे कौन है, सप्लायर अपन है, सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। 50,000 का 6%, 3,000 रुपये CGST लग गया, 50,000 का 6%, 3,000 रुपये SGST लग गया। अब नए रेट तो अब 18 हो गई इस पे, 6 की जगह हायरिंग पे 18 कर दिए, मतलब 12 की जगह 18 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट इज नॉट अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, या हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स आर एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन दे आर हायर्ड टू से अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। तो ये तो आउटपुट टैक्स आ गया इसका, बस। तो 3,000 रुपये तो आउटपुट टैक्स आ गया, और ITC आपको मिल जाएगा 3,000 का यूटिलाइज करके। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नील आ जाएगी, या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी नील। 3,000 CGST, 3,000 SGST, लेस ITC हो जाएगा 3,000 और 3,000। और ITC अपने को मिल ही रहा था, कितना कितना मिल गया था, एक तो 36,000 IGST का मिल गया था, और CGST SGST का मिल गया था 288 और 288। पहले IGST क्रेडिट को आप यूज़ करोगे, और उसके बाद
आप CGST और SGST क्रेडिट को आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए बी, मल्हार कॉरपोरेशन एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम ऑफ GST इन दिल्ली। पार्टनरशिप फर्म है और रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांजेक्शंस। Inward or outward transactions undertaken by Malhar corporations. Services of sponsorship provided to Kanishka Company Private Limited. कनिष्का कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को ये सर्विसेज दी है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो बेसिकली अपन ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो यहाँ पे जो बॉडी कॉरपोरेट है ये RCM के तहत टैक्स लगेगा, RCM के तहत, यानी कनिष्का कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना होगा। तो जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई है, वैल्यू टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इज नॉट पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय मल्हार कॉर्पोरेशन, ठीक है। बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मल्हार को तो देना नहीं है, कनिष्का को देना है अंडर RCM। तो RCM के तहत कौन देगा? कनिष्का देगी। देन रिसीव्ड रेंट, अब रेंट रिसीव हुई है फ्रॉम गरिमा इंडस्ट्रीज, रजिस्टर्ड पर्सन है, ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, अगेंस्ट रेंटिंग ऑफ ऑफिस स्पेस इनसे कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स लगेगा। सेम वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये बोल रहा है मल्हार कॉरपोरेशन को RCM के तहत कितना टैक्स पे करना है। अपने को फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, ये फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। कंपोजिशन सप्लायर को दिया है, इट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ भी एक तरह से मल्हार की तो नील आ गई ये लायबिलिटी, यहाँ मल्हार की फॉरवर्ड चार्ज में आएगी लायबिलिटी, RCM में तो नील है, RCM में कुछ नहीं आएगा। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय DDA टू मल्हार कॉरपोरेशन। तो बेसिकली DDA इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। तो DDA, इसका एक सर्कुलर आया था, DDA इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। तो यहां DDA विल पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। DDA विल पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मल्हार कॉरपोरेशन विल नॉट पे टैक्स, नो RCM, यहाँ भी कोई RCM नहीं लगेगी। देन हाउस कीपिंग एंड सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग एंड सिविल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर्स आउट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 इससे इंक्लूडेड। तो यहाँ भी जो टैक्स है ऑन हाउस कीपिंग and civil maintenance services, the same is not payable under forward charge. Forward charge में ये payable नहीं है, जो भी होगा मतलब रिवर्स चार्ज में payable नहीं होगा। बेसिकली इट इज payable अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा बाय मल्हार कॉर्पोरेशन, RCM में नहीं। Then received online money gaming services. Online money gaming services from Nitro Company, an online money gaming provider established in Australia. तो यहाँ पे बेसिकली ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए बोल रखा है। वैसे तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में RCM लगता है, बट ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए बोल रखा है कि IGST इज पेएबल बाय द सप्लायर। सप्लायर को इस पे IGST पे करना होगा। तो यहाँ भी एक तरह से RCM के तहत कोई टैक्स लेवेबल नहीं होगा। सेम IGST इज पेएबल बाय निट्रो एंड कंपनी,
निट्रो एंड कंपनी को देना है। आरसीएम के तहत टैक्स जो लाइबिलिटी है जिसमें मलार कॉरपोरेशन को देना है, एक तरह से वो नील है। तो ये भी मतलब कन्फ्यूज़न इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं बेसिकली कि आप कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज़ के लिए। क्वेश्चंस में टिपिकलिटी इसलिए आ जाती है कि हमारे को कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, अभी क्वेश्चन का क्वेश्चन है, सन एंड मून लिमिटेड इज प्लानिंग टू इम्पोर्ट मशीनरी बाय एयर फ्रॉम यूएसए। द कंपनी इन यूएसए इज इवेल्युएटिंग two different scenarios. You are required to compute the accessible value for levy of custom duty. अब FOB वैल्यू तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, 40,000 US डॉलर्स आ रही है। फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन इज नॉट नोन। तो इसको क्या ले लेंगे, 20% ऑफ FOB ले लेंगे, यानी ये 8,000 हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्चुअल है तो वो आ जाएगी, तो 40,000, 8,000, 200, 48,200, ये पहले वाले केस में आ गई। सिनेरियो 2 में FOB अनसर्टेनेबल है, सम ऑफ FOB एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो FOB और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का सम दे रखा है। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, 20% ऑफ दे रखा है इस फॉर्मूले में, FOB प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, 8,400 हो गया ये, 8,400 हो गया, 40-20 है, 40-20 का 20%, 8,400 नहीं 8,040, सॉरी 8040, तो ये हो जाएगा 48,240। सेकेंड सिनेरियो में 48,240 आ गया। और फर्दर ये कह रहे हैं कि ट्रांसशिपमेंट चार्जेस टू अनदर कस्टम स्टेशन इन इंडिया and cost of insurance, transport, loading, unloading and handling charges associated with transshipment, same is not included. Transshipment charges include नहीं होते हैं in the accessible value. Material and components supplied in USA by buyer free of cost. तो अगर buyer free of cost material supply कर रहा है, same is also included in असेसेबल वैल्यू, या असेसेबल वैल्यू में इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये लिखना था अपने को, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ SKS हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली रिसीव्ड वेरियस अमाउंट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2005। ये RWA का पिछली बार IPCC में क्वेश्चन आया था, MCQ बेस्ड, इसी तरह से बनाया गया है। द सोसाइटी हैज 3 blocks containing 100 2-bedrooms flats, 50 4-bedroom flats and 50 premium apartments, and following information is provided regarding collection made by society during the month of June. Maintenance charges 5,000 each has been collected from 2-bedroom flat. It does not exceed 7,500 per month. अगर it exceeds 7,500 then only it would be taxable. तो ये exceed नहीं हो रही, exempt हो जाएगी। 7,000 वाली ये भी exempt हो गई, ये भी exempt हो गई, और 9,000 रुपये वाली प्रीमियम फ्लैट्स वाली taxable हो जाएगी। The amount of maintenance charges includes collection from Mr. A who owns 4 2-bedroom, 1 4-bedroom flat and 1, तो ये सभी के रिलेशन में ईच फ्लैट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा इसको। ये ईच फ्लैट का सेपरेट एग्जेम्पशन है यहाँ, विच डज नॉट एक्सीड 7,500, हर फ्लैट का इसको ओनर माना जाएगा और एग्जेम्पशन मिलेगा। ये नहीं क्लब कर दो आप, तो ये एग्जेम्प्ट बेसिकली रहेगा। तो जो अपने 50 फ्लैट्स हैं उनके जो 9,000 रुपये लिए गए हैं वो टैक्सेबल होंगे, बाकी सब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। 4.5 लाख रुपए ये टैक्सेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम फैमिलीज ऑफ 2-bedroom फ्लैट्स अपोर्शन 1,000 ईच पर फ्लैट फॉर 100 फ्लैट्स फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर यूज ऑफ लाइट्स एंड लिफ्ट्स
कॉमन एरिया एक्सेट्रा। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आप कलेक्ट कर रहे हो, तो ये तो प्योर एजेंट की कैपेसिटी में नहीं मान सकते जब तक कि वो उनके पर्सनल बिल नहीं हो। परंतु जो अपन ने 100 फ्लैट से कलेक्ट किए उनसे मेंटेनेंस चार्जेस 5,000 है, 1,000 रुपये ये जोड़ भी लोगे तो भी वो 6,000 ही आ रहे हैं। तो सेम इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, क्योंकि अभी ये 7,500 से एक्सीड नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूडेबल है इन वैल्यू एज इट इज नॉट कलेक्टेड इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट, परंतु द टोटल मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ 2 बेडरूम फ्लैट 7,500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं आ रहा, तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट रहेगा। कल्चरल प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड एंड 2,000 पर मेंबर फॉर 4 बेडरूम फ्लैट्स एंड प्रीमियम अपार्टमेंट्स वर ऑल्सो कलेक्टेड। तो 2,000 कितने मेंबर्स हैं, कितने हैं ये, 2,000 इंटू 50 एंड 2,000 इंटू 50, ये 2,000 इंटू 100 हो गया एक तरह से 2 लाख रुपीज़ ये टैक्सेबल हो जाएगा, 2 लाख ये टैक्सेबल हो जाएगा। एंड 3 members of SKS society paid 5,000 each for use of space in publications released by society, तो ये 15,000 ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। RWA is of the view it's not liable to pay tax on the total amount collected less than the total amount of exemption available per flat based on total amount received, total number of flats। तो इसका कंटेंशन फॉल्स है। एग्जेम्पशन 7,500 पर मंथ पर मेंबर का ही मिलता है, तो ये RWA का कंटेंशन करेक्ट नहीं है। सिंस एग्जेम्पशन लिमिट इज कंप्यूटेड ईच टाइप ऑफ फ्लैट सेपरेटली, ईच टाइप ऑफ फ्लैट separately you have to compute the same। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 7(2) of the IGST Act states that import of goods means bringing goods into India from place outside India, whether goods mentioned includes intangible goods, actionable claims है, ये गुड्स के एम्बिट में आ रहे हैं, तो इंटेंजिबल गुड्स भी एम्बिट में आ रहे हैं। एंड हाउ IGST इज लेवीड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, किस तरह से लेवी होता है, लेवी एज ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ये दे रखा है IGST वाले चैप्टर में, देख लेना, मतलब चार्जिंग सेक्शन वाले। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द अबव सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू लेवी ऑफ IGST ऑन इम्पोर्ट एंड एन्यूमरेट इंटेंजिबल गुड्स विच हैव बीन नोटिफाइड। तो आपने ये देखो, ये अपने चार्ज वाले चैप्टर के अंदर अलग से यहां दे रखा था ये, कि किसको नोटिफाई किया है इन्होंने, सप्लाई ऑफ से ऑनलाइन मनी गेमिंग, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग इज नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्ट ऑफ विच इंटीग्रेटेड टैक्स वुड बी लेवीड एंड कलेक्टेड अंडर सेक्शन 5(1)। तो ये इन्होंने नोटिफाई कर रखा है, सेक्शन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred under proviso to 5(1) of the IGST Act. Government on recommendation of council notifies supply of online money gaming as goods the import on which proviso to 5(1) of the said act shall not apply, 5(1) के proviso will not apply, but integrated tax 5(1) जैसे क्या होगा, लेवी होगा। अदरवाइज तो IGST ड्यूटी ऑफ कस्टम जैसे कलेक्ट होता है, पर यहाँ पे जो आपके लेवेबल होगा अलग से IGST क्या हो रहा है, लेवेबल हो रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग एज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी, विदाउट एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी। तो ये एक्चुअली में 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये सब चीज़ें वहाँ मेंशन करनी थी। ये इम्पोर्ट वाले चैप्टर में भी है और अपने चार्ज वाले में भी दे रखा है। नेक्स्ट देखो, मेजर स्टार इम्पोर्ट्स लिमिटेड imported a machinery from Germany while goods were lying in custom warehouse awaiting clearance. A fire accident destroyed the entire consignment। तो जो सेक्शन 23 बोल रहा है, ठीक है,
द फायर एक्सीडेंट वॉज नॉट ड्यू टू इम्पोर्टर्स नेग्लिजेंस। तो ये सेक्शन 23 ऑफ कस्टम्स एक्ट क्या बता रहा है कि अगर कोई गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो फिर आपको क्या मिल जाता है, रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट और से बेसिकली डिस्ट्रॉयड गुड्स, तो रेमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पे रेमिशन मिल जाएगा, सेक्शन 23 में मिल जाएगा। वुड योर आंसर बी चेंज इफ फायर अकर्ड आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन? तो बोलो यस। बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन है तो है, आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन होगा तो यू वोंट बी गेटिंग द बेनिफिट। स्टार विल नॉट बी नॉट एलिजिबल फॉर रेमिशन। इसमें भी कोई दम नहीं था, कस्टम में तो कोई दम ही नहीं है, 4 और 4 8 एकदम इजी से हो गए। देन सूरज प्राइवेट लिमिटेड registered in Delhi filed a refund application under section 54 of the CGST Act for refund of unutilized ITC amounting to rupees 20 lakhs on 1st of May 2025। 1 मई 2025 को इतने के रिफंड की एप्लीकेशन लगाई। ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स द प्रॉपर ऑफिसर फाउंड्स डेफिशिएंसी इन द डॉक्यूमेंट्स। डेफिशिएंसी मिली और इसने ये डेफिशिएंसी मेमो जारी किया और ये रीफाइल करी 15 मई 2025 को। प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्टेड द रिफंड क्लेम, इसका रिजेक्ट हो गया रिफंड क्लेम, 10 जुलाई को ये रिजेक्ट कर दिया। असेसिव ने अपील में गया 1 सितंबर 2025 को, असेसी अपील में गया और अपीलेट अथॉरिटी अलाउड रिफंड, अपीलेट अथॉरिटी ने कहा रिफंड अलाउ कर दिया एंड रिफंड वॉज रिलीज ऑन 20 सितंबर 2025। तो ये कह रहे हैं कि पहले अपन गए, उसने डेफिशिएंसी बताई, अपन ने डेफिशिएंसी फुलफिल करी, उसने फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर हम अपील में गए और अपील में ये क्लेम अलाउ हो गया। सूरज प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट इट इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन रिफंड whereas proper officers contention the refund was granted within the specified time limit from date of application of, so the assessee is not entitled to any interest. Is the contention of Suraj Private Limited correct? If yes, compute the amount of interest payable to Suraj Private Limited. Reasons for your answer should form. पर रीजन बताओ आपकी भाई आंसर्स किस कारण से आपने इस तरह से आंसर्स दिए। अब देखिए इसमें बेसिकली 2 व्यू पॉइंट्स हैं। पहला तो ये व्यू पॉइंट है कि जो रिफंड की एप्लीकेशन है आपको दोबारा से लगानी पड़ेगी, रिफंड की एप्लीकेशन कॉन्सिक्वेंट टू ऑर्डर ऑफ एपिलेट अथॉरिटी। और चूंकि यहाँ एपिलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में रिफंड की एप्लीकेशन वो लगाए और उसको रिफंड मिल जाए टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है, तो एक तरह से वो नहीं मिलता, 60 डेज टाइम लिमिट है, जब से उससे दोबारा एप्लीकेशन लगाई तो इंटरेस्ट मिल जाएगा 9% पर एनम की रेट से। एक तो ये बोल रहा है कोर्ट, साथ साथ डेफिशिएंसी जो ओरिजिनल अपनी एप्लीकेशन लगी थी वो लगी है 15 मई को, ये क्योंकि पहले 1 मई को लगी, फिर वो डेफिशिएंसी आ गई 10 मई की, 15 मई को रीसबमिट करी। एक ये 15 मई से ले लिया इन्होंने कि भाई 15 मई को अपन ने लगा दी और रिफंड आपको मिला है 20/9 को। तो जो ये वाली तो आपको इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, इसमें तो अपनी कोई गलती ही नहीं है। तो कोर्ट ये बोल रहा है 9% के लिए अलग से और ये 6% वाला। तो यहाँ पे डिले डेज देख लो कितने आ रहे हैं। 15 मई से हम काउंट करेंगे 60 डेज, 60 डेज के बाद से यू विल बी व्हाट
एंटाइटल टू इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6% पर एनम। तो मई में हो गए 16 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 14 दिन। 14 जुलाई तो एक हो गई। तो अब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 15 जुलाई 2025 से 20/9/25 तक का 6% पर एनम से। ठीक है, 6% पर एनम से। तो देख लो कितने डेज हो गए ये। $68 डेज का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 68 डेज का अमाउंट क्या है? 20 लाख का। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या अप्रोच फॉलो करता है इसमें। हो सकता है ये नई एप्लीकेशन से बात करे तो बोलो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, अदरवाइज हो सकता है ये 9% के लिए मना कर दे और 6% के लिए अलाउ कर दे। नेक्स्ट देखिए, अतुल वर्क्स कॉरपोरेशन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है इन स्टेट ऑफ हरियाणा, जॉब वर्कर है फॉर मॉडर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन हरियाणा। In the month of April 2025, it raised a bill of 60,000 as job charges for goods which were sold by Modern Products Limited for rupees 4 lakhs. Modern ने इसके यहाँ से माल बेचा है, तो इसके यहाँ से अनरजिस्टर्ड है, तो इसको उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। ठीक है। फर्दर वेस्ट वॉज जनरेटेड इन इस जॉब वर्क प्रोसेस। अगर ये वो बेचता है ना ये प्रिंसिपल, तो उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रहा है। वेस्ट वॉज जनरेटेड इन जॉब वर्क प्रोसेस वॉज सोल्ड बाय मॉडर्न फॉर 50,000, ये वेस्ट भी जनरेट हुआ। डिटेल्स ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स स्टॉक विद अतुल वर्क्स ऑन 30/4/25 out of goods received from modern products is as below. Machine was sent by machine manufacturer directly to Atul Works on behalf of Modern Products Limited on 18/4/22। 18/4/22 को बेची मशीन। मशीन के लिए 3 साल का पीरियड होता है। 3 साल का पीरियड रिसीव हुआ है कब? वो 2/5/22 को। ये रिसीव हुआ है 2/5/22 को। तो 3 साल व्हेन इट वाज रिसीव्ड, तो 3 साल का पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। ये होएगा 2/5 से 1/5/2025 को। ठीक है। तो मशीन तो अभी डीम्ड सप्लाई के एम्बिट में नहीं आ सकती अगर रिटर्न नहीं हुई है, तो अप्रैल ही चल रहा है। डाइस एंड टूल्स सेंड बाय मॉडर्न लिमिटेड ऑन 7/4/22 एंड रिसीव्ड ऑन द सेम डे। डाइज एंड टूल्स के लिए नो कंडीशन ऑफ रिटर्न इज देयर। इसके लिए नो कंडीशन ऑफ रिटर्न, वो कंज्यूम भी हो सकती हैं वहाँ पे, तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है डाइज और टूल्स के लिए। इनपुट्स को वापस आ जाना चाहिए 1 साल के अंदर। 3/5/24 को बेचे, वर सेंट ऑन 27/4/24। 27/4/24 को बेचे, 1 साल हो गया। एक तरह 26/4/25 तक ये वापस आ जाने चाहिए थे, नहीं आए, तो ये डीम्ड सप्लाई 3 लाख भी क्या हो जाएगी, एक तरह से डीम्ड सप्लाई के एम्बिट में मान लिया जाएगा। अगर ये नहीं आते हैं इनपुट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक्सटेंशन नहीं मिलता है। हाउ मॉडर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड कैन सप्लाई द गुड्स, तो बेसिकली मैंने बता ही चुका हूँ कि कैसे सप्लाई करेंगे। दे टू डिक्लेयर द प्लेस एज एडिशनल प्लेस। मॉडर्न Products Limited can supply the goods directly from the premises of job worker by declaring the place as additional place of business. Determine value of supply to be reported in GSTR 1 for the April। तो कौन कौन सी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अभी बताया ही था अपन ने। 4 लाख रुपए तो ये हो गया और 50,000 रुपये के ये हो गए।
तो 4,00,000 50,000 कैपिटल गुड्स डैश मोल्ड डाइज डैश और इनपुट्स को भी डीम्ड सप्लाई हो गई। कितनी वैल्यू थी इनपुट की? 3,00,000 रुपए। इफ मशीन इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर जॉब वर्क देन व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन टाइम? मशीन के लिए 2 साल का फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। मशीन के लिए 2 साल का फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। हु कैन अलाउ? कमिश्नर कैन अलाउ द सेम। देन कुलवीर एज्ड 27 ईयर्स, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, केम टू इंडिया विद हर बेबी ऑन 1 year age after visiting Germany for 3 months. Some of the articles amounting to 1 lakh she brought with her baby, मतलब मिस है ये, were prohibited for import into India and made a request to the proper office for detention of same for being returned on her leaving India. ठीक है, तो ये तो है अधिकार है कि they can what give the goods for temporary detention of these goods can be there, वापस से वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेके आए? ज्वेलरी 20 ग्राम्स। तो ज्वेलरी का ड्यूटी फ्री अलाउंस उन्हीं लोगों को मिलता है जो 1 साल से ज़्यादा विदेश रह के आ रहे हैं, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी, GFA का बेनिफिट मिल जाएगा। यूज पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ इन्वेंट, ये दे रखा है, एग्जेम्प्ट है। लैपटॉप जो है ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी है। पैसेंजर अगर 18 साल से ऊपर है तो एग्जेम्प्ट रहेगा 1 लैपटॉप। और पर्सनल इफेक्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है। तो जनरल फ्री अलाउंस इसको मिल जाएगा। ये टूरिस्ट तो है नहीं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो ये 50,000 रुपये का GFA मिल जाएगा। और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी 1,00,000 रुपये। डिटेन्ड बैगेज पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, डिटेन्ड बैगेज पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि वो डिक्लेरेशन उसने दी है तभी उसका डिटेंशन किया गया। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर दिनेश एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू बाय कार्ट, एक रजिस्टर्ड ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, तो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करेंगे। ऑन बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन बाय GST अथॉरिटीज एट प्रीमाइसेस ऑफ दिनेश, प्रॉपर ऑफिसर GST डिटरमाइंड दैट ही हैज मेड इंट्रास्टेट सेल गुड्स वैल्यूड 12 लाख एंड इंटरस्टेट सेल वैल्यूड 3 लाख थ्रू बाय कार्ड। ये नहीं कर सकते थे, ये कॉन्ट्रावेंशन हो गया। तो अब प्रॉपर ऑफिसर अंडर द CGST एक्ट इशूड समन्स टू मिस्टर रवि, जो CFO of Bicot, to appear before him and to tender record statement, but Rafi failed to appear before the officer on the scheduled date. GST रेट बोल रहा है CGST की 9%, SGST की 9% और IGST की 18%. Determine total amount of penalty if any which may be levied upon Bicart, Dinesh and Ravi. अब दिनेश को एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है। He failed to obtain registration is liable to pay duty, ठीक है। ड्यूटी मतलब टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन कराए बगैर ही माल दे दिया। तो इंट्रास्ट रेट सप्लाई करी है उसने, कितनी कर दी? 12 लाख। 12 लाख का 9% 1,08,000 CGST हो गया, 1,08,000 SGST हो गया, तो या 10,000 विच एवरेज से हायर, तो 1,08,000 ये देने पड़ जाएंगे इसको पेनल्टी के। वैसे ही इंटरस्टेट सप्लाई के लिए 3 लाख का 18% यानी 54,000 ही हो जाएंगे। 3 लाख का 18% 54,000, ये पेनल्टी ये लग जाएगी।
ये पेनल्टी लग गई। उसके अलावा 1,08,000 CGST, 1,08,000 SGST, 54,000। फेलियर टू मतलब समन्स को अगर आप अवॉइड कर जाते हो और समन्स के वायलेशन एक तरह से आपने कर दिया, तो उस केस के अंदर पेनल्टी लगती है 25,000 रुपये। समन्स के वायलेशन की पेनल्टी है CGST, 25,000 SGST, या 50,000 IGST। ये समन्स की रिलेशन में हो गई। और ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी लग जाएगी, ECO पे भी, क्योंकि मेड इंटर स्टेट सप्लाई, अलाउड इंटर स्टेट सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो उस केस के अंदर बायकाट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को मेक सप्लाई थ्रू इट, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करने देने चाहिए था इसको। ठीक है, तो पेनल्टी लग जाएगी वही हायर ऑफ व्हाट 10,000 या अमाउंट ऑफ दी पेनल्टी, CGST, SGST, टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व और टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व IGST में। तो कुल मिला के बाय कार्ड पे भी वो पेनल्टी लग जाएगी जो मतलब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन पे लग रही है। एंड क्या जनरल डिसिप्लिन्स को अडियर करना है क्या? यस, दे आर टू बी अडियर्ड व्हेन imposing penalty on Mr. Ravi. Then Truthful Limited was issued a SCN under 74 of the CGST Act 2017 by the adjudicating authority for issuing time and place of supply, time of supply और place of supply in order dated 30 अगस्त 2024, issued to measures Truthful Limited. The Joint Commissioner of CGST has confirmed IGST टैक्स डिमांड ऑफ 410 करोड़, पेनल्टी निकाल दी 410 करोड़ की, इंटरेस्ट निकाल दिया 120 करोड़ की, पूरा का पूरा अमाउंट वो डिस्प्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी वांट्स टू नो द नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस। द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट विच इज टू बी मेड इन IGST, तो 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹40 करोड़। ठीक है, ये था प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा फॉर फाइलिंग द अपील्स टू द एपेलेट अथॉरिटी। तो 40 करोड़ रुपए ही हो गया। अज्यूमिंग दैट द एपेलेट अथॉरिटी आल्सो कंफर्म्स द एडजुडिकेशन ऑफ JC, द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट फिर वही कराना पड़ेगा 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 40 करोड़। ये अमेंडमेंट था, तो ये आपको आना चाहिए था। कंडीशंस वेयर अपीलेट अथॉरिटी रिफ्यूज टू एंटरटेन एन अपील, कब वो कर सकते हैं? जब टैक्स इन्वॉल्व या ITC इन्वॉल्व, ठीक है ना, या डिफरेंस इन टैक्स इन्वॉल्व, फाइन फीस पेनल्टी डज नॉट एक्सीड 50,000, 50,000 से ज़्यादा मामला नहीं है तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे कहाँ अपील लाई ये करेगी? क्योंकि यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई का भी मामला है, तो डायरेक्ट अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में डायरेक्ट अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में। ये तो आप एक बार थ्योरी है सेक्शन 48 का, वो कस्टम में जाके पढ़ लेना। और नेक्स्ट इज अपूर्वा, एक डोमेस्टिक कंपनी है, इंटेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन मुंबई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर मोस्टली मेंट फॉर फॉरेन बायर्स लोकेटेड इन श्रीलंका। ठीक है, देयर इज सम डिफिकल्टी फेस बाय अपूर्वा लिमिटेड in determining classification and place of supply. अपूर्वा wants to seek advance rulings on the above issues. तो क्लासिफिकेशन के मैटर में तो ले सकता है, प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर में नहीं ले सकता, परंतु प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर में रूलिंग आई हुई है एक कि वहाँ टू डिटर्मिनेशन ऑफ एनी टैक्स लायबिलिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एक तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई की टैक्स लायबिलिटी की डिटर्मिनेशन के लिए आते हैं, तो वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई में ले सकता है। अपनी बुक के अंदर भी दे रखा थी पहले रूलिंग, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जो एडवांस रूलिंग्स वाले चैप्टर में सदर्न फील्ड की रूलिंग थी प्लेस ऑफ सप्लाई, ये थी
Sutherland Mortgage Services versus PCC. AR can take issue relating to place of supply. ये रूलिंग आई हुई थी. इस रूलिंग पे भी अगर कोई स्टूडेंट आंसर लिखता है प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेशन में तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें. दोनों है, व्यू है तो है. That it cannot seek advance ruling with respect to determination of place of supply. तो क्लासिफिकेशन में तो है ही है, क्लियर की ले सकते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई में डिस्प्यूट है. देन एडवांस रूलिंग कैनॉट बी सॉट अनलेस इट इज रजिस्टर्ड. इवन पर्सन डिजीरियस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन वो एडवांस रूलिंग ले सकता है. ये अपनी बुक में दे रखे हैं ऑलरेडी. एडवांस रूलिंग इज सॉट, इट हैज़ टू सीक रूलिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर. नो, हर फाइनेंशियल ईयर में क्यों लेनी, एक बार ले ली. जब तक कि चेंज नहीं हो जाता लॉ और फैक्ट्स में तब तक वो रूलिंग रहेगी. वेदर द रूलिंग गिवन बाय AR ऑफ वन स्टेट UT शैल बी एप्लीकेबल अदर स्टेट और UT. नो, क्योंकि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अलग से अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स है. तो हेयर बेसिकली एक स्टेट या UT की जो अथॉरिटी है उसकी रूलिंग दूसरी स्टेट और UT पे एप्लीकेबल नहीं है. वेदर अपील लाइज टू AR अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ AR. यस, अपील लाई करती है. एंड whether the orders of AR appellate authority for advance ruling is final and cannot be further appealed against. तो जो भी orders पास होते हैं by the appellate authority of advance rulings they are final. फिर एक थ्योरी क्वेश्चन से documents includes written or printed records and sorts and electronic record as defined in information technology. तो डीम्ड डॉक्यूमेंट्स बोल दिया था. ये मिसलेनियस वाले चैप्टर में था, कम ही बच्चे पढ़ते हैं. जैसे फैक्स हो गया, माइक्रोफिल्म हो गई, कंप्यूटर सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, इंफॉर्मेशन इन हार्ड कॉपीज, अधिकतर छोड़ जाते हैं. देन एज पर सेक्शन 130 of the CGST Act, goods becomes liable for confiscation when any person supplies or receives any goods in contravention of provisions of the Act with intent to evade payment of tax. Discuss the manner of what? Release of the goods. तो उस पर आपको रिडेम्पशन फाइन देना पड़ता है. वो होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कंस्केटेड लेस टैक्स चार्जेबल देयर ऑन. और जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फाइन और पेनल्टी किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 100% ऑफ टैक्स से ज़्यादा उस केस में नहीं हो सकता. तो ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन था, देख सकते थे. फिर ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का इस बार नया जो अमेंडमेंट था उसके रिलेशन में क्वेश्चन था. तो ओवरऑल हम पेपर के जैसे अब ये एनालाइज करें, जैसे FTP का बच्चा नहीं पढ़ता, 130 वगैरह भी इतनी इन डेप्थ पढ़ाई नहीं करते. ये तो थ्योरी भी इस बार आपके थोड़ी उन्होंने आउट ऑफ ट्रैक पूछ ली. बाकी अथॉरिटी AR कर लेते हैं, इजी है. प्री डिपॉजिट वाला जनरली पूछा जाता है, इजी है. पेनल्टी अगर आप सही से पढ़ते तो ये आ जाता, पेनल्टी का बहुत इंपॉर्टेंट था ही. बैगेज का आता ही है. तो अपन इसको बोल सकते हैं कि अगर आपने तरीके से किया हुआ है, जॉब वर्क जैसे बच्चे पीछे जॉब वर्क छोड़ जाते हैं, जॉब वर्क अगर करते तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ जाते हैं, तो उन टॉपिक्स से आ गया ना पेपर, तो इसलिए उनको हार्ड लगा. अदरवाइज देख लो अपने डिस्कशन में पेपर एज सच कोई बहुत हार्ड नहीं है. पर जहाँ आपने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया और वो कहते हैं ना सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी में चले गए, चलो हम 25 घंटे 15 घंटे मैराथन देख के कर लेंगे, वो वाली चीज़ नहीं है भैया. इसके लिए तो आपको इस तरह की इनडायरेक्ट टैक्स लॉस की जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, ये मोटी वाली, उसकी इन डेप्थ स्टडी चाहिए. 100 पन्ने 200 पन्नों से काम नहीं चलेगा. मैं भी समरी बुक रिकमेंड नहीं करूँगा. बेसिकली पहले ये करो, फिर समरी बुक करो, फिर मतलब समरी बुक तब करो ना जब आपको पहले एक बार इन डेप्थ स्टडी तो आए. सारे सर्कुलर सब कुछ इस बुक में है, इसको करो पहले. ये लेटेस्ट बुक रिलीज हुई है, उसको करो, मेहनत करो और राइटिंग एबिलिटीज इंप्रूव करो, लिख लिख के करो, तब जाके वो ईजी. बोला हमारे को लेंदी लगा, लेंदी कहाँ है पेपर. बहुत आप देखो सजेस्टेड आंसर इतने लेंदी होते ही नहीं है. वो यहाँ बहुत शॉर्ट और स्वीट अपने वर्किंग नोट्स लिखते हैं. पेपर बनाने वाला तो अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता है. तो ओवरऑल हार्डनेस या इजी
किस चीज़ पे डिपेंड करती है आपने किस तरह की पढ़ाई की है। क्या अपन ने सेलेक्टिव अप्रोच की है? कई बार सेलेक्टिव में से सब कुछ आ जाता है तो सबको ईजी लगता है, पर कई बार नहीं आता तो हार्ड लगता है। तो वही चीज़ आपको करनी है, पूरी अच्छी से इन डेप्थ पढ़ाई करते। और 3-3 महीने में भी क्या है, फटाफट फटाफट एग्ज़ाम लगने से भी दिक्कत आती है। पूरी तैयारी करो, सही से करो, फिर पेपर दो, तो कम से कम मज़ा भी तो आएगा अपने को, खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज़ है। बहुत बच्चे बोले बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है। वो डिपेंड करता है क्या आप पढ़ रहे हो। समरी की समरी करके जाओगे तो फिर समराइज मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है ना? तो विश यू ऑल द बेस्ट। जो बच्चे पास होंगे वो चार्ट अकाउंटेंट है ही है, नहीं है वो तैयारी अभी से पता चल जाता है कि भाई मेरा नहीं होने वाला, अभी से तैयारी करो, रिजल्ट का क्या इंतजार करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट भैया।